गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10 सोशल साइंस पढ़ रहे हैं हम। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 के सोशल साइंस में हमने ज्योग्राफी के चैप्टर्स की स्टडी की है। अब हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे चैप्टर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रीज कैसे स्टार्ट हुई, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज इंडिया में कैसे आया, इंडिया में आने के पहले उसकी हिस्ट्री क्या थी, यानी इंडस्ट्रीज के बारे में हम पढ़ेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे कि इंडस्ट्रीज कहाँ से स्टार्ट हुई। इंडस्ट्री स्टार्ट होने का हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि फर्स्ट इंडस्ट्रीज वर सेटअप इन इंग्लैंड। तो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन का हिस्ट्री क्या रहा है और किस तरीके से इंडस्ट्रीज स्टार्ट हुई है। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, जो कि है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है और कई बार इसका क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। तो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। Let us start history of class 10th. Today we are going to study about chapter the age of industrialization. First topic of the chapter is before the industrial revolution. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक का एक्सप्लेनेशन कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले क्या हुआ था। All too often we associate industrialization with the growth of factory industry. When we talk of industrial production, we refer to factory production. When we talk of industrial worker, we mean factory worker. Historians of industrialization are very often begin with the setting up of first factories. तो स्टूडेंट्स, जब हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की या इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं तब हम लोग एक्चुअली बात करते हैं फैक्ट्री इसके बारे में या फैक्ट्री इंडस्ट्रीज़ के बारे में। जब हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसमें हमारा मतलब होता है फैक्ट्री प्रोडक्शन। तो हिस्टोरियंस जो हैं वो उसी बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप किस तरीके से हुआ था उसके बारे में हिस्टोरियंस डिस्कस करते हैं। There is a problem with such ideas. Even before factories began to dot landscape in England and Europe, there was a large-scale production of an international market. This was not based on factories. Many historians now refer to this phase of industrialization as proto-industrialization. Students, ये जो टॉपिक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। What do you understand by proto-industrialization? ये कई बार बोर्ड एग्ज़ाम में आया हुआ है। बहुत सिंपल है ये। इसमें ये है कि जब इंग्लैंड में और यूरोप में फैक्ट्रीज स्टार्ट हुई थी उसके पहले ही, उसके बहुत समय पहले से यूरोप और इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा था और लार्ज स्केल पर वर्ल्ड मार्केट में उसको सेल किया जा रहा था। अभी ये जो पूरा प्रोडक्शन था इसको अभी के हिस्टोरियंस प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। ये जो प्रोडक्शन था फैक्ट्रीज पर बेस्ड नहीं था, बिना फैक्ट्री के ही प्रोडक्शन किया जाता था और उस टाइम पीरियड को जो अभी के हिस्टोरियन है वो कहते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है? तो ऐसा टाइम पीरियड जिसमें कि इंडस्ट्रीज़ के आने के पहले से प्रोडक्शन चल रहा था यूरोप में एंड इंग्लैंड में और उसको पूरे वर्ल्ड मार्केट में यानी इंटरनेशनल मार्केट में सेल किया जा रहा था। तो उसको हिस्टोरियंस, उस फेज़ को हिस्टोरियंस प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना समझना है। सिर्फ एक पैराग्राफ जो दिख रहा है इवन बिफोर से लेकर
प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन तक, यहाँ तक ये पूरा आंसर बन जाता है एंड दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। मूविंग फर्दर नेक्स्ट पैराग्राफ पर आते हैं हम। इन द 17th and 18th century, merchants from the towns and Europe began moving to countryside, supplying money to peasants and artisans, persuading them to produce for an international market. With the expansion of world trade and the acquisition of colonies in different parts of world, the demand for goods began growing. But merchants could not expand production within towns. This is because here urban craft and trade guilds are powerful. These were associations of producers that trained craft people, maintained control over production, regulated market competition and prices, restricted the entry of new people into trade. Rulers granted different guilds the monopoly right to produce and trade in a specific product. It was therefore difficult for the merchants to set up business in town, so they turned countryside. अब क्या हुआ प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद स्टूडेंट्स कि 17th और 18th सेंचुरी में बहुत सारे जो मर्चेंट्स थे यूरोप के, वो सभी अपने अपने शहर छोड़कर बाहर जाने लगे, कंट्री साइड जाने लगे। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि जैसे जैसे वर्ल्ड ट्रेड एक्सपैंड हो रहा था, बढ़ रहा था, वैसे वैसे सभी चीज़ों की डिमांड बढ़ रही थी। तो जो मर्चेंट्स थे उनको लग रहा था कि हमारे शहरों में, हमारे टाउन्स में ये पूरा वर्क नहीं हो पाएगा, मतलब कि प्रोडक्शन को वो लोग ज़्यादा बढ़ा नहीं पा रहे थे, डिमांड आती जा रही थी, प्रोडक्शन कम हो रहा था। इसकी वजह से क्या होने लगा, उन लोगों ने अपने वर्किंग को फैलाने के लिए बाहर के लोगों को देखना स्टार्ट किया, यानी बाहर जो लोग रहते थे उनसे बातचीत करना स्टार्ट करी। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने क्राफ्टमैन को ट्रेड करना स्टार्ट किया, प्रोडक्शन के ऊपर कंट्रोल करना स्टार्ट किया, कंपटीशन या प्राइसेस को रेगुलेट करना स्टार्ट किया। तो इसीलिए जो ट्रेडर्स थे वो सभी कंट्री साइड की तरफ जाने लगे। अब आगे पढ़ते हैं अगले पैराग्राफ में। In the countryside, poor peasants and artisans began working for the merchant. कंट्री साइड में जो गरीब किसान थे, आर्टिशन थे, वो मर्चेंट्स के लिए यानी कि व्यापारियों के लिए काम करने लगे। As you seen in the textbook last year, there was a time when open fields were disappearing and common were being enclosed. हमने लास्ट ईयर पढ़ा था 9th क्लास की हिस्ट्री में कि जो फॉरेस्ट था वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो रहा था, फॉरेस्ट काट रहे थे लोगों, और जो लोग थे वो सभी वर्क करना स्टार्ट कर रहे थे। कॉटेजेस एंड पुअर पीजेंट्स हु हैड अर्लियर डिपेंडेंट ऑन कॉमन लैंड फॉर देयर सर्वाइवल, गैदरिंग देयर फायरवुड, बैरियर्स, वेजिटेबल्स, हे एंड स्ट्रॉ, हैड टू वर्क नाउ फॉर अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ इनकम। अब जब फॉरेस्ट डिसअपियर हो रहे थे तब क्या हुआ कि पुअर पीपल यानी गरीब किसान, पुअर पीजेंट्स और जो कॉटेजेस थे जो कि अपने सर्वाइवल के लिए डिपेंडेंट थे फॉरेस्ट के ऊपर, फॉरेस्ट एरिया के ऊपर, उनको जब फॉरेस्ट कटने लगे तो वो लोगों को क्या करना पड़ा, दूसरे सोर्स ऑफ इनकम ढूंढने पड़े। Many had tiny plots of land which could not provide work for all members of household. बहुत सारे जो गरीब किसान थे उनके पास में छोटी छोटी ज़मीन थी, छोटे छोटे प्लॉट्स थे ज़मीनों के, जिससे पर काम करने से उनकी फैमिली की इनकम अच्छे प्रॉपर नहीं हो पा रही थी। So when merchants come around and offered advances to produce goods for them, peasants household eagerly agreed. तो जब मर्चेंट आए और उन्होंने काम दिया तो जो पीजेंट्स थे वो पीजेंट्स तुरंत ही तैयार हो गए। बाय वर्किंग फॉर द मर्चेंट दे कुड रिमेन इन द कंट्री साइड एंड कंटिन्यू टू कल्टिवेट देयर स्मॉल प्लॉट। वो लोग क्या कर रहे थे, मर्चेंट्स के साथ रहते रहते मर्चेंट्स का काम भी करते थे और अपनी छोटी सी ज़मीन पर भी काम करके वहाँ से इनकम भी अर्न कर रहे थे। इनकम फ्रॉम प्रोटो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सप्लीमेंटेड देयर श्रिंकिंग इनकम फ्रॉम कल्टीवेशन। तो ये जो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज से जो इनकम हो रही थी उससे उनकी जो मेन इनकम थी कि भाई छोटी कम ज़मीन पे वो लोग काम करके पैसा अर्न कर रहे हैं, तो इस कम पैसे में थोड़ी उनको मदद मिल गई।
इट ऑल्सो अलाउड देम अ फुलर यूज़ ऑफ देयर फैमिली लेबर रिसोर्सेज, तो जो उनके फैमिली लेबर रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर यूज़ भी हो रहा था. विद दिस सिस्टम अ क्लोज रिलेशनशिप डेवलप बिटवीन द टाउन एंड द कंट्री साइड. ये सिस्टम जब चल रहा था तब शहरों में और गाँवों में रहने वाले लोगों के बीच में एक प्रॉपर जो रिलेशनशिप था वो डेवलप हो गया. मर्चेंट्स were based in towns but the work was done mostly in countrysides. मर्चेंट जो थे वो तो शहरों के थे, शहरों में रहते थे, सिटीज़ में रहते थे, टाउन्स में, मगर जो उनका काम था वो काम पूरा कंट्री साइड में यानी शहरों के आसपास जो छोटे छोटे गांव बसे होते हैं वहाँ पर चल रहा था. द मर्चेंट क्लॉथियर इन इंग्लैंड परचेस्ड वुल फ्रॉम अ वुड स्टेपलर and carried it to spinners. The yarn thread was then spun, was taken in the subsequent stages of production to weavers, fullers, then to dyers. The finished was done in London before the export of merchants sold the cloth to international market. London in fact come to be known as finishing center. देखो बेटा ऐसा हो रहा था इसमें कि जो मर्चेंट थे वो तो शहरों में रहते थे मगर उनका पूरा के पूरा काम जो था वो सभी गाँवों से चल रहा था. मर्चेंट जो थे वो वुल लेते थे, किसी से ऊन खरीदते थे, उसके बाद उसको स्पिनर को देते थे, स्पिनर उसमें से थ्रेड बनाता था यानी यार्न बनाता था, धागा बनाता था. उसके बाद में उसको आगे प्रोडक्शन के लिए दिया जाता था वीवर को, उसके बाद फुलर को दिया जाता था, फिर डायर को दिया जाता था ताकि उस पर कलर हो जाए. तो इस तरीके से फाइनली उस पूरे को लंदन ले जाया जाता था बेचने के लिए. तो लंदन जो था, लंदन फिनिशिंग सेंटर बन गया था. तो मर्चेंट्स रहते थे सिटीज़ में यानी टाउन्स में और उनका काम चलता था पूरा के पूरा कंट्री साइड से यानी गाँव से. कंट्री साइड का मतलब यहाँ पर गांव होते हैं, जो आसपास के गांव बसे होते हैं शहरों के आसपास, उनको कंट्री साइड कहा जाता था. द प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम वॉज दस अ पार्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ कमर्शियल एक्सचेंज. तो जो प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम था वो कमर्शियल एक्सचेंज का एक हिस्सा बन गया था यानी वहाँ से पैसे का एक्सचेंज किया जा रहा था. इट वॉज कंट्रोल्ड बाय द मर्चेंट्स एंड द गुड्स वर प्रोड्यूस्ड by a vast number of producers working within their family firms, not in factories. तो जो मर्चेंट्स थे वो कंट्रोल कर रहे थे सभी लोगों को, सभी के काम को. काम जो था वो घरों से चलता था, फैक्ट्री से नहीं चलता था. At each stage of production 20 to 25 workers were employed by each merchant. हर स्टेज पे लगभग एक मर्चेंट के साथ में 20 से 25 मजदूर काम करते थे. This meant that each clothier was controlling 100 of workers. इसका मतलब ये था कि पूरा एक अगर कपड़ा बन रहा है तो एक कपड़ा बनाने के लिए लगभग सैकड़ों मजदूरों की ज़रूरत पड़ रही थी. अब हम नेक्स्ट टॉपिक द कमिंग अप ऑफ फैक्ट्री पढ़ेंगे. आई होप सारे बच्चों को फर्स्ट टॉपिक क्लियर हो गया होगा. थैंक यू.